Assalamu alaikum students. Today we are going to study subject physics chapter 3 dynamics. डायनामिक्स में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 3.3 वो है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का जो मीनिंग है वो है रुकावट पैदा करना. अब इसकी डेफिनेशन हमें क्या बताती है. द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन. वो फोर्स जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकती है, उनको अपोज करती है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन कहते हैं. ठीक है. अब उसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो है वॉकिंग, साइकिलिंग और राइटिंग. वॉकिंग में हमारे पास किस तरह से है कि अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, स्लाइडली इस तरह से स्लाइड करते रहेंगे. ठीक है. हम एक के बाद दूसरा कदम उठा के वॉक नहीं कर सकेंगे, चल नहीं सकेंगे. साइकिलिंग का क्या है कि साइकिल भी आप देखें कि हम रोड के ऊपर साइकिल चला रहे होते हैं. ठीक है. तो साइकिल अगर हम तेज़ चलाना चाहें तो हम कर सकते हैं, आहिस्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके दरमियान में हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है. ठीक है. अगर वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो साइकिल स्लाइड करती रहे. ठीक है. उसको हम इजीली मूव ना कर सकें. राइटिंग में भी हमारे पास फ्रिक्शन की एग्जांपल आ जाती है. जैसे हम पेन उठा के यानी एक वर्ड लिखते हैं, एक वर्ड लिखने के बाद हम पेन उठा के दूसरा वर्ड लिखते हैं, देन तीसरा लिखते हैं. अगर इस तरह से हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, ठीक, तो हम अपनी राइटिंग ना कर सकें. ठीक है. हम ऐसे स्मूथली हमारा पेन चलता रहे और हम एक के बाद दूसरा वर्ड ना लिख सकें. ठीक. अब आ जाते हैं जी, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है. दो सॉलिड्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अब ये पेन भी सॉलिड है और ये पेपर भी सॉलिड है. ठीक है. अब इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है. एक नेचर पे कि दोनों की नेचर क्या है. ठीक है. और दूसरा प्रेसिंग फोर्स पे कि दोनों के दरमियान में जो प्रेसिंग फोर्स है वो क्या है. ठीक है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे और प्रेसिंग फोर्स पे. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास एक्चुअल में क्या है, अपोजिंग फोर्स है. ठीक है. जो कि चलती हुई चीज़ों को रोकती है. ठीक है. उनके दरमियान में रुकावट पैदा करने की कोशिश करती है. जैसे कि हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है, स्मूथ ग्राउंड है, और एक हमारे पास क्या है, रफ सरफेस है. ठीक है. लाइक आप घास वाला ग्राउंड ले लें जहाँ बच्चे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं. ठीक है. अब अगर आप स्मूथ सरफेस पे जो रोड है वहाँ पे अगर बॉल फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि बॉल काफ़ी आगे तक जाएगी. ठीक है. काफ़ी डिस्टेंस तक जाएगी. लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप रोड इस तरह से रफ सरफेस के ऊपर ग्राउंड में अगर आप बॉल फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि बॉल कुछ आगे जाने के बाद, कुछ देर आगे जाने के बाद स्टॉप हो जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मूथ रोड पे हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी कम है. ठीक है. कम है इसीलिए बॉल आगे तक गई है. लेकिन रफ सरफेस पे हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो हमारी बॉल है उसने कम डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है. इसी तरह से हमारे पास आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, ब्लॉक्स की एग्जांपल दी हुई है कि वो कहते हैं कि नो बॉडी इज़ परफेक्टली स्मूथ एंड परफेक्ट. कोई भी बॉडी स्मूथ या परफेक्ट नहीं होती है. उन्होंने आपको एग्जांपल दी है 2 ब्लॉक्स की कि एक बड़ा ब्लॉक है, उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक पड़ा हुआ है. ठीक है. अगर आप इस छोटे ब्लॉक को बड़े ब्लॉक के ऊपर मूव करवाते हैं तो मूव तो वो करेगा, लेकिन रुक रुक के मूव करेगा, कहीं ना कहीं पे वो ज़रूर रुकेगा. देखने में तो दोनों आपके पास स्मूथ हैं. ठीक है. आपके स्कूल में डाइज होता है, अगर आप उसके ऊपर डस्टर मूव करवाते हैं, होते तो दोनों स्मूथ हैं. ठीक. लेकिन कहीं ना कहीं पे वो आप डस्टर को डाइज के ऊपर इस तरह से अगर फेंकते हो दूर से तो वो थोड़ा सा आगे जाके रुक जाएगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो परफेक्टली स्मूथ नहीं है. इनके दरमियान में इस जगह पे पिट्स एंड बम्स बने हुए हैं. ठीक है. पिट्स एंड बम्स मीन रुकावटें हैं इस तरह से. ठीक है. अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इस तरह से पिट्स एंड बम्स नजर आएंगे. अब ये जहाँ जहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे पिट्स एंड बम्स जुड़े हुए हैं उनको कहते हैं कोल्ड वेड्स कहते हैं. ठीक है. कोल्ड वेड्स. अब इनकी वजह से जो आपकी स्मूथ सरफेस है वो दूसरी स्मूथ सरफेस के ऊपर इजीली मूव नहीं कर सकती. ठीक. ये हमारे पास क्या है कि नो बॉडी इज़ परफेक्टली परफेक्ट एंड स्मूथ. कहीं ना कहीं पे फ्रिक्शन ज़रूर होती है. अब आ जाते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ज़ाहिर है कि अब फ्रिक्शन है तो उसकी वैल्यू भी किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड करती होगी. उसकी वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. कि फ़ोर्स की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम डिनोट करेंगे एफ के साथ. ठीक. अब ये जो आपके पास है ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 सरफेस इन कॉन्टैक्ट. प्रेसिंग फोर्स कि अगर एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी हमने मूव करवाई है, उनके दरमियान में जो प्रेसिंग फोर्स है
उसके ऊपर डिपेंड करती है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे आ जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? द रेशो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर। कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान में जो रेशो है वो क्या है? कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। म्यू क्या है? फोर्स ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। और इसको हम वो किसके इक्वल है? एफ एस डिवाइडेड बाई आर, यानी कि द रेशो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस एंड रिएक्शन आर के, ठीक है। और कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन क्या है? दोनों की वैल्यू 1 है। अब हम इस आर को इस म्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एस किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू आर के। इफ़ एम बी द मैस ऑफ ब्लॉक, अगर आपके पास एम मैस ऑफ ब्लॉक है, देन फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ब्लॉक्स क्या थे? हॉरिजॉन्टल सरफेस थे। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारा जो रिएक्शन है वो एम जी है, यानी कि अगर एक चीज़ का मैस है तो नीचे से फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रही है, ठीक है। तो एम किसके? आर इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। उस एम जी को हम 1 में, यानी यहाँ पे आर की जगह पुट करेंगे, तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। ये आपके पास क्या आ जाएगी? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये था हमारा आज का टॉपिक फ्रिक्शन।